सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। एक शॉर्ट डाला था मैंने वीडियो, उससे शायद पता चल ही गया होगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होने वाली है। मुझे ये लगा कि अभी बिजनेस स्टडीज़ का जैसे पहला पेपर है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 22 फेब को, तो उसके लिए वीडियो बनानी चाहिए कि कैसे अभी भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ को, और कुछ बच्चों को वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लगती है, और देखा जाए तो बाकी सब्जेक्ट से आप खुद ही उसको कंपेयर करोगे ना तो वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप उसको एज़ इंटरेस्ट लेके चलोगे और एज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलोगे कि अगर आप उस बिज़नेस में होते तो आप उस जगह पर क्या कर रहे होते, किस चीज़ से आपका बिज़नेस और इफ़ेक्टिव हो सकता था। तो ये सब अगर आप अपने ऊपर सिचुएशंस लेके चलोगे तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज में ही आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। 11th तक बिजनेस स्टडीज़ बहुत अच्छी थी, और अब क्या हो गया ना, अब ज़्यादा केस स्टडीज़ आने लगी हैं, तो उसके लिए भी शायद मुझे लगता है कि सबको डर लगने लगा उससे कि उसमें मार्क्स बहुत कट होते हैं। तो फिर आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है इफ़ेक्टिवली, और कैसे अब जितने दिन भी बचे हैं, अब आपके मुश्किल से 10-15 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको कैसे बिजनेस स्टडीज़ को, और मेरे ख्याल से मैं सभी सब्जेक्ट्स का बता दूंगी आपको टाइम टेबल कि आपको कैसे लेना चाहिए। बाकी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी अलग वीडियो चाहिए होंगे उसका मैं सब बता दूंगी, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी और उनकी भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि उसका पहला पेपर है जो हमें अच्छे से करना है। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप सबको बताए थे कि मैं शेयर करने वाली हूँ, वो सब मैं यहाँ पर इधर लिस्ट कर दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। उसमें सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक में, सबके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मेरी टीचर ने तो ऐसा भी कहा था कि वो एज अ कैप्सूल है कि आपको वो करने के बाद कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि अगर आप वो भी करोगे तो वो चैप्टर पर्टिकुलर जो होगा वो कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बाकी टॉपिक्स आप खुद से भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सबको निगलेक्ट कर दो, उनको सिर्फ पढ़ लो, बट ज़्यादा ध्यान अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ से डर लगता है या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपसे नहीं पढ़ा जाता है बिजनेस स्टडीज़, तो आप उसको एज अ सेवियर बोल सकते हो या कुछ भी आप उसको कर सकते हो, उसको कोप अप करने के लिए अपने बिजनेस स्टडीज़ के। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे अभी कुछ दिनों में, जैसे 10-15 दिन में, आप कैसे बिजनेस स्टडीज़ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी मैं आपको सब आज पूरा ओवरऑल अपना जो मैंने अपना बना रखा है टाइम टेबल वो बता देती हूँ। तो बेसिकली ना क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको अपना अलमीरा दिखाती हूँ। मैंने अभी यहाँ पर रिसेंटली में ही सारे सिलेबस का, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, सब सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स के सब सिलेबस मैंने लिख कर लगा दिए हैं। तो अब ऐसे होगा क्या कि अभी जो 10-15 दिन में मैं जितना भी करूँगी सिलेबस पूरा करना है पहले, उसके बाद मैंने टाइम टेबल बनाया है कि मैं 5 दिन या फिर 6-7 दिन सिर्फ सैम्पल पेपर को दूंगी। बिजनेस स्टडीज़ के पहले मतलब सारे सैम्पल पेपर वो करेंगे, उसके बाद जब पेपर के बीच में जो गैप्स होंगे उसमें सिर्फ इसी के पेपर के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिलेबस से ज़्यादा मैं आपको सही बताऊँ तो सैम्पल पेपर करना ज़रूरी है पास्ट ईयर के, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली रिपीट हो जाते हैं और मोस्टली काफ़ी हो जाते हैं। अगर आप सारे ही सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे, आपकी एक तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपका सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो सेम अगर क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं ना पेपर में, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपको क्या आंसर लिखना है। आपको पहले से पता होगा कि इसको कैसे इवेलुएट करना है, कैसे इसमें नंबर अच्छे से लिए जा सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ में अब क्या हो गया ना, ज़्यादातर अब केस स्टडीज़ ही होती हैं। मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं थ्योरी वाले, बट उससे ज़्यादा केस स्टडीज़ का पार्ट होता है, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। और शायद इसीलिए सबको वो आजकल डिफ़िकल्ट लगने लगी है। 11th तक ऐसा इतना कुछ नहीं था, केस स्टडीज़ बहुत कम आया करती थी, पर अब ऐसा हो गया। और शायद बोर्ड में CBSE के जो मैंने देखा उसके हिसाब से तो और ज़्यादा केस स्टडीज़ ही हैं उसमें। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज हम देखते हैं कि केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना क्या करना होता है आपको, स्टेप 1, केस स्टडीज़ को आप थ्रू आउट रीड करोगे। रीड करने से सबको ऐसा लगता है कि टाइम पास है, रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ो हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसके, जिसमें से आपको एक करेक्टिव चूज़ करना होता है ताकि आप वो कर पाओ। बहुत ज़्यादा करेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बिजनेस स्टडीज़ के केस स्टडीज़ में। तो उसमें से आपको एक बिल्कुल जो सूट करे, एक जो बहुत सबसे रिलेटेबल आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तब आप उसके सारे फिर उसके फीचर्स पूछ लेते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं
कि आइडेंटिफाइड अबव के फीचर्स बता दो या फिर इंपॉर्टेंस बता दो। तो अगर आपको वो ही अच्छे से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो बाकी के पॉइंट्स कैसे लिखोगे, और फिर वो पूरा क्वेश्चन का मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम पहले, सबसे पहले उससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैन परचेज्ड a chips packet from a local market and he found out that the ingredients in the list जो होती है, ingredients पीछे लिखे होते हैं, वो रिलायबल नहीं थे। अब उसने वहाँ पे कंप्लेंट करी ओनर को, तो फिर ओनर ने उसको सॉरी का मैसेज भेजा और ये स्टैंड आउट करा कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं अब हम मार्केट से इवेलुएट कर लेंगे, मार्केट से हटा लेंगे ताकि और किसी की हेल्थ ख़राब ना हो पाए। तो इसमें अब आपको बताना है कि कौन सा कंज्यूमर राइट, ये कंज्यूमर वाले चैप्टर से मैं बात कर रही थी। वैसे तो पता चल गया होगा कि अगर उसने कुछ बाय करा है या कुछ सेल करा है या कुछ सिक्योरिटी कोई यूज़ करी है, कोई कुछ भी यूज़ करा है या कुछ बाय बैक करा है, तो वो कंज्यूमर वाले चैप्टर से ही होगा। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कंज्यूमर वाला चैप्टर बहुत ईजी है। तो सबसे पहला होगा राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, और जो थर्ड होगा वो ये होगा कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि अगर कंज्यूमर के पास इस बात की नॉलेज ही नहीं होती कि उसको कंप्लेंट करनी है इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी है, तो फिर वो कैसे कर पाता। तो इसमें सबसे, अगर मैं आपको बस यही बताऊँ, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट होगा राइट टू बी हर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कंज्यूमर ने उसकी बात, मतलब शॉपकीपर ने उसकी बात सुनकर उसके बात को एप्लीकेशन भेजी, स्टैंड आउट करा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले रीड आउट करना है थ्रू स्टेप 1। आपकी सारी जितनी भी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 है, रीड आउट करोगे अच्छे से। उसके बाद एक मेन की लाइन जो भी होती है, हर केस स्टडी में होती है, मेन की लाइन को अंडरलाइन करोगे। उसके बाद आपको उसी लाइन से पता चलेगा बेसिकली कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। उसके बाद फिर आप उसको एनालाइज करोगे, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स जितने भी, जैसे मैंने अभी 3 निकाले, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे निकलते हैं। कभी कभी नहीं भी होता है कि सीधा आंसर डायरेक्टली होता है, इतना हर उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केस स्टडीज़ होती है जो इनडायरेक्टली दी होती है, जो थोड़ा आपको ट्विस्ट करने के लिए दी होती हैं, तो फिर उसके लिए फिर मार्क्स खामखा में 6 मार्क्स की आती है या 4 मार्क्स की आती है, तो मार्क्स चले जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मेरे को अब समझ में आ गया है कि कैसे करना है। तो उसके बाद में फिर आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उस प्रॉब्लम के जो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, और उन ऑल्टरनेटिव्स में से जो भी सबसे बेस्ट सूट करे उस चीज़ को, आपको उसी के हिसाब से उसको क्वेश्चन को करना है। बाकी आप चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या राइट बोलना चाह रहा है। राइट टू बी हर्ड आपको पता होगा क्या होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल क्या होता है आपको पता होगा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है आपको ये भी पता होगा। ये कंज्यूमर राइट्स है बेसिक। तो फिर इसके बाद में फिर अब यही आता है, अब मेरा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूँ, मैं अपना टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ट्यूशन भी होता है MWF में, जो कि अकाउंट्स का होता है और इको का होता है। लेकिन अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अभी 10-15 दिन, मतलब लास्ट 12 फेब तक या फिर 13-14 फेब तक, लास्ट 13-14 फेब तक मैं सारा सिलेबस को कोप अप करने वाली हूँ। उसमें कैसे करेंगे कि रोज़ या तो MWF में जैसे आपने अकाउंट्स ले लिया, इको ले लिया और बिजनेस स्टडीज़ ले लिया, उसके बाद TTS में आप इंग्लिश ले लो, मेरे पास एडिशनल में होम साइंस है, किसी के पास मैथ्स होगी, किसी के पास कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, किसी के पास मैथ्स होगी, वो ले लो एडिशनल में। उसके बाद में फिर ये सारे सब्जेक्ट्स आप वीकली और हर डेज में डिवाइड कर दो, कि रोज़ आपको एटलीस्ट इतना कर लो, क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। अभी तक हर सबके प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गए होंगे, पहले सबके प्रैक्टिकल चल रहे थे तो दिमाग प्रैक्टिकल में भी था। अब अगर सबके प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए हैं तो वो अपना पूरा फोकस अपने सिलेबस पे दे सकते हैं, उनको प्रैक्टिकल देने की कोई अब टेंशन है नहीं। तो फिर आपको ऐसे करना है कि आपको रोज़ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही करने हैं, ताकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाए। और सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से चलोगे 10-15 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर, तो आपके अंदर से अपना आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा पूरा सिलेबस तो हो ही गया है, अब सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं और मेरा
सारे पेपर आराम से हो जाएंगे। और सबसे पहला मेरे लिए अच्छी बात यह है क्योंकि मेरी बिजनेस स्टडीज़ अच्छी है, तो बेसिकली क्या होता है ना, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि सबसे पहला पेपर अकाउंट्स का होता है जो कि प्रैक्टिकल का होता है, तो उसमें थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इस बार बोर्ड ने जो डेटशीट निकाली है उसमें सबसे पहला पेपर बिजनेस स्टडीज़ का है, इसलिए फिर वो बच्चों के जिनकी थ्योरी अच्छी है या जिनको प्रैक्टिकल से डर लगता है, बेसिकली सबके अकाउंट्स ही वीक होती है। ज़्यादातर बिजनेस स्टडीज़ तो मैंने इतना नहीं देखा कि किसी की ज़्यादा वीक हो, किसी किसी को इंटरेस्ट में तो किसी से नहीं होती, वो बात अलग है। तो उसको वो करने के लिए तो बस बच्चों का इससे ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगा कि मेरा पहला पेपर अच्छा गया, अब बाकी भी अच्छे करेंगे, अच्छे से करेंगे सारा कुछ। तो फिर ऐसे करना है आपको, रोज़ आप हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर ले लो, उन जो 2 चैप्टर को बस एक बार, अब इस बार ना ऐसे करना कि जैसे आप लास्ट बार कर रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि CUT में भी करना है। तो CUT में अगर आप अभी से इतना कर लोगे तो उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो पर लेकिन इस बार ऐसे कर लो कि आपको लास्ट बार करना है, क्योंकि CUT के बाद तो फिर इतना नहीं पढ़ पाओगे सब चीज़ें। इसलिए ऐसा बस एक, मैं आपको सही बताऊँ, माइंड सेटअप इज़ एवरीथिंग। अगर आपको ये सोचे करोगे कि सिर्फ पेपर के लिए करना है, थोड़ा बहुत ही चल जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाने चाहिए, नहीं, अच्छी परसेंटेज आना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको सब कुछ ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप लास्ट बार पढ़ रहे हो और अपना बेस्ट देना है उस चीज़ में। तो इसलिए आपको रोज़ आप हर सब्जेक्ट के रोज़ 2 चैप्टर कर लो। कभी कभी 2 नहीं कर पा रहे हो तो 1 ही कर लो, ज़रूरी नहीं है बहुत। अभी 15 दिन है, 15 दिन में मेरे हिसाब से तो सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ऐसे करो रोज़ 2 चैप्टर, और जैसे ही जो चैप्टर आप कर लो उसके बाद ना जो आपने सिलेबस की, जैसे मैंने लिस्ट लगाई थी यहाँ पर, आप भी अपने वहाँ पे लगाओ अपने सारे सिलेबस लिख कर, फिर उसको ना उस चैप्टर पे टिक कर दो। और ऐसे ही जब आपके 13 या 14 फेब तक सारे मतलब पूरे में टिक कर दोगे आप सारा, आपको लगेगा कि आपका सारा सिलेबस हो गया है, उसके बाद आप सैम्पल पेपर करना शुरू कर दो। हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 पेपर करना शुरू कर दो। उसके बाद लास्ट के 2-3 दिन, जैसे सिर्फ 17 तक करो आप सैम्पल पेपर्स बाकी सारे सब्जेक्ट के। उसके बाद सिर्फ 17 से 20 तक आप सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के करो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का पहला पेपर है 22 को। तो आप सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर की, बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे लैंग्वेज हो सकती है पेपर की। तो ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर अटैच कर दूँगी, और आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली होगी। मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। तो इसलिए आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी, और सब्जेक्ट से आपको अगर चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज़ बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से पढ़ो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।